तो एक बड़ी राशि वो इनके पास डेवलपमेंट के नाते वो सीधी आया करेगी। पहले साल जितने भी काम इनको स्थानांतरित किए जाएंगे उसमें रख रखाव का खर्चा लगभग 105 करोड़ रुपया होगा। अपनी इनकम जितनी होगी ठीक है, उसमें अगर कोई कमी पूर्ति आएगी तो प्रदेश के खाते से वो पूरी की जाएगी। इसके बाद फिर रेगुलर इनकम एफएमडीए की अपने आप चल पड़ेगी। एफएमडीए का पूरा जो सिस्टम, पूरा ऑफिस ई ऑफिस होगा, पेपरलेस होगा। गुरुग्राम में भी किया है, यहां भी उसी प्रकार से वो रहेगा। सिटी बस सर्विस जैसे गुरुग्राम में शुरू की गई है, इसी प्रकार से फरीदाबाद में शुरू की जाएगी। अभी जो गुरुग्राम की बस सर्विस है उसी का एक्सटेंशन यहां किया जाएगा। गुरुग्राम से फरीदाबाद की बसें चालू कर दी गई हैं, लेकिन फरीदाबाद की इंटरनल सिटी बस सर्विस भी एक 20 बसें वहां से स्थानांतरित करके और यहां चलाई जाएंगी, ताकि उनको एक बार चलाया जा सके। बाद में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बसें भी एफएमडीए वो खरीदेगा। फरीदाबाद यानी जिसको हम कहते हैं कि जो नहर तक का एरिया, इसको हम पहले से ही फरीदाबाद कहते हैं, लेकिन बड़ा एरिया नहर पार और यमुना से इधर वो विकसित हो रहा है, उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद ये किया है। और अब फरीदाबाद को और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए और जो नए सुझाव आएंगे, नई व्यवस्थाएं, कहीं ओवरब्रिज, कहीं अंडरपास, बड़े प्रोजेक्ट होंगे, वो सब भी एफएमडीए विचार विमर्श करने के बाद उसको फाइनल करेगा। कुल मिलाकर गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद का जो हमारा स्थान है, देखा जाए तो फरीदाबाद पहला औद्योगिक हमारा नगर है। गुरुग्राम से भी पहले ये बना, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरुग्राम आगे निकला। ये कंपटीशन चलता रहता है, स्वस्थ प्रतियोगिता चले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब फरीदाबाद के लोगों को आह्वान किया है कि आप और आगे निकलें, गुरुग्राम से आगे निकल सकेंगे, नहीं निकल सकेंगे, या साथ साथ चलेंगे, या इतना आगे निकल जाएंगे फिर गुरुग्राम को पीछे लगना पड़ेगा, या कोई तीसरा शहर है वो इनका मुकाबला करेगा। क्योंकि गुरुग्राम का एक जो लाभ है लोकेशनल एडवांटेज का, वो एयरपोर्ट का है। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमको भी जेयर एयरपोर्ट का लाभ मिलना चाहिए। एक प्रोजेक्ट फरीदाबाद से और जो ईस्टर्न पेरिफेरल रोड है ईपीआर, जिसको केजीबी कहते हैं, तो केजीबी पर एक सीधा रोड बनना चाहिए। उसकी फिजिबिलिटी के लिए भी हमने कहा है कि एक चौड़ा रोड उस रोड तक अगर बनता है, वहां से फिर जेयर एयरपोर्ट भी बहुत नजदीक होगा, उसका लाभ हमें मिल सकेगा। तो प्लान्स इतने ऊंचे होंगे उतना ही उसको पूरा करने के लिए अवसर भी आएंगे। ये आज बड़ी जो एक पहल करके और बड़ा निर्णय लिया है वो आपके सामने रखा है। इसके साथ मैंने शहर में भी लगभग 1 घंटा सुबह और 1 घंटा भी शाम को 2 घंटे कुछ स्थानों का औचक निरीक्षण किया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था। क्योंकि फरीदाबाद का जो नक्शा है वो मेरे दिमाग में बैठा रहता है। तो आज मैंने हमारे डीसी साहब को, सीपी साहब को कहा, आप मेरे पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं। तो बहुत स्थानों पर घूम के आया हूं, सारे काफिला साथ साथ पीछे चला, उनको स्थान स्थान पर जो निर्देश देने थे वो भी दिए हैं। कठिनाइयां हैं वास्तव में, शहर के विकास में जो कमियां रह गई हैं वो आज मुझे तो ध्यान में आई हैं, आप लोगों को पहले ध्यान में रही होंगी। थोड़ा यहां पूर्व में फाइनेंसेस की भी कुछ दिक्कत रही है, अब वो एफएमडीए बनने के बाद कुछ हल होंगी। कुछ एमसीएफ ने भी अपने सिस्टम्स को ठीक करना शुरू किया है। आईटी बेस्ड सिस्टम हो गया है, जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित कर ली गई है, शायद 4 लाख के लगभग। क्यों यादव साहब, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई है गणना? सर्वे 5,60,000 टोटल है। सर्वे कितने का हो चुका है? कंप्लीट। हाँ, जो आज से 2 साल पहले मात्र 2 लाख प्रॉपर्टीज का ही प्रॉपर्टी टैक्स आता था, अब वो 5,60,000 होने पर निश्चित रूप से उसकी आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो उसका खर्च भी होगा। तो आखिर लोगों से जो इस प्रकार का टैक्सेशन का सिस्टम होता है वो उन्हीं की सुविधा के लिए कुछ व्यवस्थाएं खड़ी हों, सुविधाएं बढ़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो, ये उसी के लिए लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं एमसीएफ भी अपने आप में अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं।
एक यहाँ विवाद है, कुछ ठेका पहले दिया गया था, बाद में वो कोर्ट केस हो गया, किसी कंपनी का विवाद चल रहा है। मुझे लगता है वो भी अब जल्दी हल हो जाएगा। उधर से भी कुछ ऑफर आई है कि भाई ठीक है, इस बात को निपटाया जाए। एक आध दिन में वो विवाद निपटेगा तो वो काम जो रुके हुए हैं उनको भी दोबारा से शुरू करा दिया जाएगा। खास करके सड़कों का ही है मेनली, सड़क सीवरेज है, वो जल्दी निपटा लेंगे। मेरी बातचीत कुछ लोगों से जो बीच में बातचीत करने वाले उनसे हुई है, ताकि कोर्ट केस को खत्म कराया जाए और नए टेंडर लगा करके उस काम को हल कराया जाए। गंभीर तो हमेशा रहता हूँ भैया। जहाँ जरूरत नहीं थी वहाँ भी क्या कोई पैमाना तय किया गया था रेड लाइट लगाने का? हर जगह पूरा शहर ऐसा बांध दिया, रफ्तार पूरे शहर था। दूसरा एक प्रधानमंत्री जी बैठे मोदी मनोबल की तारीफ में बड़े काम कर रहे हैं। बाहर लाइन का यहाँ पे हाईवे निकलना है, बाईपास ऐसा चीजों की आपके पास दिया, लेकिन वहाँ तक अभी कब्जे नहीं रखे हैं और वो काम में देरी होगी। देखिए, जहां तक आपका पहला प्रश्न है रेड लाइट और उसमें थम गई है, रफ्तार थम गई है। देखिए, रफ्तार को ठीक करने के लिए रेड लाइट लगाई जाती है। कई बार जाम्स इतने ज्यादा हो जाते हैं, जो ट्रैफिक जैम होता है, और वो चूंकि अगर कोई बंधन नहीं हो तो बिना अनुशासन के गाड़ियां आगे बढ़ाते हैं, जाम लगता। तो यही फरीदाबाद है जो हमने अपने स्कूटर पर भी चलकर दो घंटे 3 घंटे का जाम देखा हुआ है। धौला चौक का एक जाम देखते थे हम दिल्ली का, 2 घंटे से पहले खुलता नहीं था, लेमरेटरा स्कूटर पर भी चलने पर। आज वो सारे क्लियर हो गए हैं। विकास के साथ चीजें होती हैं। उसका पहला चरण होता है रेड लाइट्स के द्वारा कंट्रोल किया जाए, और जहां रेड लाइट के बाद भी ज्यादा ट्रैफिक होते हैं फिर अंडरपास, ओवरब्रिज, ये सब होते हैं। हम आज गुरुग्राम में देख रहे हैं, पहले सब रेड लाइट्स थी, लेकिन आज धीरे धीरे रेड लाइट समाप्त होकर के वहां सारी व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो जैसे FMDA आया है तो ये सब विचार करेंगे कि कहाँ हम अंडरपास कर सकते हैं, कहाँ हम ओवरब्रिज बना सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड का ट्रैफिक जब क्रॉस करता है, बढ़ते हुए ट्रैफिक के कारण से ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। जहां तक दूसरा विषय है आपका कि दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस, उसका भी आज मैंने देखा है, चूंकि वो शहर के अंदर कुछ पोर्शन उसका निकल रहा है, और जब शहर के अंदर से पोर्शन निकलता है तो स्वाभाविक है कि जो बस्तियां, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज होती हैं, चाहे इरेगुलर एनक्रोचमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको दूर करना कुछ स्थानों पर हो गया है, कुछ स्थानों पर चल रहा है। और मैं समझता हूं एक बार कोई प्रोजेक्ट कंसीव कर लिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भले थोड़ा समय लगे, पूरा वो होता है। अब जहां जहां खाली जमीन है वहां निर्माण शुरू हो गया है। कुछ जगह पर वो क्यों नहीं बने, वो खेल के अलावा और कुछ कर ही नहीं पा रहे। DSP के बाद रेगुलर ट्रेनिंग होती है, रेगुलर उनका फील्ड का काम होता है, वो नहीं कर पा रहे। तो केवल उनको एक आर्थिक दृष्टि से लाभ पहुंचाने के नाते वो तो पर्पज हल हुआ, लेकिन DSP और HCS के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं वो खिलाड़ी हमारे वो नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने उनको A क्लास का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उसी लेवल की सैलरी की नियुक्तियों का प्रारंभ किया है। नाम केवल बदल दिया, अब DSP और HCS नहीं रहेंगे, उनका सैलरी स्ट्रक्चर वही रखा है। वहां डिप्टी डायरेक्टर बनेंगे, डिप्टी डायरेक्टर बनने के बाद चाहे खेल खेलेंगे चाहे खेल खिलाएंगे, किसी भी विभाग में जहां आवश्यकता वहां जाके उनका काम लेंगे। वो शिक्षा विभाग में आवश्यकता हो सकती है, वो ग्राम विकास में आवश्यकता हो सकती है, वो पावर डिपार्टमेंट में आवश्यकता हो सकती है। 5-6 डिपार्टमेंट है जहां बड़ा स्टाफ है, वहां टीमें तैयार करते हैं। वहां खेल को प्रमोट करने के लिए इन मेडल जो वाले खिलाड़ी हैं उनका ज्यादा उपयोग है, उधर हमारा पूरा ध्यान है। डेवलपमेंट की बात की आपने, रेवेन्यू की बात की आपने। फरीदाबाद में नगर निगम जो है वो रेवेन्यू के नाम पर आर्थिक तंगी से जूझता रहता है, लेकिन दूसरी तरफ ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलकर 200 करोड़ का घोटाला करते थे और 1 साल के लगभग उसकी जांच चलती रहती है, अभी तक भी कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में FMDA के जो डेवलपमेंट होंगी उनको ऊपर भी एक सवालिया निशान लगता है कि आपको नहीं लगता कि इस तरह की जांच, इतना बड़ा घोटाले की जांच एक टाइम बाउंड फ्रेम के अंदर होनी चाहिए ताकि बाकी अधिकारियों? अब मुझे नहीं पता कि ये कितने समय पहले शुरू क्या हुई, लेकिन जब से हमको ध्यान में आया है तब से विजिलेंस भी उसके ऊपर सारा शिकंजा कसे हुए है। उन लोगों को हमने क्या क्या इसके रिजल्ट्स हैं जो ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट डिपार्टमेंटल की वो कुछ पार्टली कंप्लीट हो गई थी, उसमें हमने कुछ लोग की तरफ कार्रवाई कर दी थी। बाकी विजिलेंस काफी तेजी से उस पर काम कर रही है और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी सर आगे बढ़ रही, दोनों
वही कह रहा हूं कि जब तक जानकारी नहीं होती हमें तब तक वो रुक सकता है, लेकिन अब जब हमें जानकारी मिल गई है उसको फास्ट कर दिया है और उसकी विजिलेंस इंक्वायरी मार्क कर दी है, बहुत जल्द उसके परिणाम आएंगे। विजेंद्र एक मिनट सर, आपने ग्रेटर फरीदाबाद की बात की, तो ग्रेटर फरीदाबाद का प्रारूप क्या होगा? एक नया नाम आप देने जा रहे हैं आज फरीदाबाद को, तो वो प्रारूप क्या होगा? कहां से कहां तक होगा? कुछ ऐसा उसका? देखिए, एक उत्साह होता है कि हमने कोई एक नई चीज का निर्माण किया है। अब पता तो तब लगेगा जब उसके ऊपर काम हो जाएंगे, और काम करने वाली कई एजेंसियां हैं। जैसे मानो आज हमने एफएमडीए की बात कही है, एफएमडीए का परिणाम जीएमडीए का परिणाम के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा परिणाम है। आज ही जैसे एक नया सुझाव आया कि फरीदाबाद जो है 3 पट्टियों में बना हुआ है। 3 पट्टियां क्या? एक लाइन से इधर जहां बैठे हैं कोई पुराना जो यानी इसको एनआईटी के साथ ये बाकी जब इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, एक लाइन से उधर और नहर से इधर, जिसमें ओल्ड फरीदाबाद, अजरौंदा, बल्लभगढ़ ये सारी बेल्ट हो गई, कई सेक्टर हैं उसके अंदर। एक नहर के पार, वो भी अपने आप में एक लंबी लाइन है जमुना के और नहर के बीच में। अब पहला विषय आया कि क्या ये एक शहर है 3 है? अब 3 तो नहीं है, एक ही है। तो इसको क्यों नहीं हम इस ढंग से विचार करें कि इसको इस क्रॉस में भी जोड़ें। अभी तो लेंथ वाइज जुड़े हुए हैं, अब क्रॉस से भी जोड़ें, चाहे वो फ्लाईओवर बना के जोड़ें, अब एक ओवरहेड जो रोड रहती है उससे जोड़ें या अंडरपास से जोड़ें, उसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने में तभी एनआईटी का व्यक्ति जाकर के और सेक्टर 165 में जाएगा या 162 में जाएगा, 250 सेक्टर हो गए। इतना बड़ा जो विशाल वो हो गया, एरिया में गुड़गांव से भी ज्यादा है, पॉपुलेशन में भी ज्यादा है। तो इसलिए इसका एक सम्यक विकास करने के लिए ये योजनाएं एक एक करके शुरू होंगी। और ग्रेटर नोएडा माने एक बहुत बड़ा एरिया है ग्रेटर फरीदाबाद, तो ग्रेटर फरीदाबाद एक बहुत बड़ा एरिया, उसका एक अलग नाम से, जैसे दिल्ली और नई दिल्ली, जैसे नोएडा ग्रेटर नोएडा, तो ऐसे अलग नाम से होगा, तो उससे अलग से विकास करने में जरा वहां आपने आज निर्णय ले लिया? आज सूचना दे दी है सबको। सीएम साहब, आपने ये कहा कि गुरुग्राम से ज्यादा एरिया फरीदाबाद। लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। तो आपका आशीर्वाद भी ज्यादा चाहिए। आपने कन्वेंशन सेंटर में कहा था कि मेरा जुड़ाव फरीदाबाद से ज्यादा है, तो आपका आशीर्वाद भी ज्यादा चाहिए। मैं पहले से ही ज्यादा दे रहा हूँ। पिछले साल भर में गुरुग्राम के मेट्रोपॉलिटन यानी नगर निगम को उन्हीं की कमाई से वो चल रहा है, हमने एक पैसा नहीं दिया। और हमने इससे पिछले साल और जब तक आवश्यकता रहेगी आगे भी, लेकिन इच्छा यही है कि हर बेटा कमाऊ पुत बने। एक मिनट एक करके इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिजली बिल जब वापस देने जाते हैं कहते हैं 4 महीने के एडवांस लेके आओ, नहीं तो जाओ। मतलब जो बिल है वो तो ले लो, एडवांस लेते रहना। आप स्वयं पीड़ित हैं क्या? जी बिल्कुल। हाँ, इसीलिए आपकी जो आवाज में तीखापन बढ़ा है। देखिए बिजली के जो बिल होते हैं वो एक साइकिल का बिल आता है, फिर दूसरे साइकिल का समय निकलता है, उसका बिल भरने की डेट्स आती हैं। ये बहुत पहले से, आज से नहीं, कम से कम निर्णय है कि सिक्योरिटी के नाते से 2 जो बिल के साइकिल हैं उतना पैसा एक एवरेज के रूप में सबसे सिक्योरिटी ली जाए। अब प्रारंभ में किसी की 500 रुपए थी, किसी की 1000 रुपए थी, किसी की 2000 थी। डिपार्टमेंट को ये कठिनाइयां आने लग गई कि लोग बिजली का बिल भरते नहीं थे, कट जाता था, कटने के बाद फिर वो डिफॉल्टर हो जाता था और उसके बाद यानी क्या चला जाता था उसके अंदर, फिर वो नए नाम से कनेक्शन लेते थे। चालाकियां तो सब कर ही लेते हैं। तो अब डिपार्टमेंट ने तय किया कि नहीं, उसी नियम को रखेंगे, जो आज का बिल का पेमेंट है जिसका भी जितना भी आता है एवरेज, उसका 2 साइकिल का हम सिक्योरिटी जो है वो उसको लें। अब बिल आज काफी हो गए हैं, पहले से अपेक्षा में 4 गुना हो गए हैं। तो बिल 4 गुना हो गए तो सिक्योरिटी भी 4 गुना होगी। अब वो बिल तो शायद इसलिए नहीं चुभता कि रोज सबको एसी भी चाहिए, रोज सबको सुविधाएं भी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी चुभती है। सिक्योरिटी ना चुभे इसके लिए हमने उसका व्यवस्था पहले से है, अभी भी वो चालू रखी हुई है कि उसका इंटरेस्ट मिलता है। जो सिक्योरिटी होती है बिना ब्याज के नहीं, उसको ब्याज मिलता है, मिलता ही है। और हर बिल के साल में एक बार उसका रियम्बर्स होता है, उसका जो इंटरेस्ट है। जहां तक ज्यादा एक साथ सिक्योरिटी की बात आई हो तो हमने डिपार्टमेंट से निर्णय करवाया है कि इसको एक साथ न लें, अगले साल 4 किस्तों में 25-25% करके ले लें, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। 1 आध दिन में इसका नोटिस निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन एक मिनट को पूछे तो एक मिनट। जहाँ जुबली वहाँ मकान की बात की है मोदी जी ने, लेकिन
देखा जा रहा है सर, गरीबों को ही ज्यादा इसमें जहाँ झुग्गी है यहाँ पे तोड़फोड़, जहाँ जिसके पास पैसा है सर वो पैसा देके अपना मकान बचवा लेता है, लेकिन गरीबों को ही बाहर ज्यादा सर, कहीं ना कहीं गरीब सारे ही मर रहे हैं सर। लॉकडाउन में भी The racetrack recognizes a champion, and every lap only fuels our hunger for victory. We've redefined power. And now the racetrack is about to meet the most powerful champion yet. Presenting the TVS Apache RTR 164V with class-leading 17.6 PS of power, engineered to outpower racing DNA unleashed. क्या आप बहुत सारे लोगों को नहीं जानते जिन्होंने अच्छी पढ़ाई के दम पे अपने जीवन को बदल लिया? करने वाले के 4 अन्य और करवाने वाले के 12 अन्य नहीं सुने हैं। पढ़ने से आसान कुछ नहीं अगर टीचर्स अच्छे मिल जाएं। अगर पढ़ाई आसान नहीं कर दी तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ICS तक बच्चे को पहुंचा दो। पढ़ा हम देंगे, चिंता ना करो, आपके बच्चे को कामयाब हम बना देंगे। हम 6ठी से 12वीं पढ़ाने आ गए हैं आपके गांव में। Wear this. But all this hair, और अभी salon जाना risky है ना? Here's my salon at home. But hair removal creams darken now. Veet visibly brightens and it's dermatologically tested. Easy to use Veet hair removal cream. Dead skin हटाए और छोटे से छोटे बाल निकाले for salon smooth finish at home. Stay home, stay safe. Just Veet it. आपके अपने घर में भी हो सकता है जर्म्स का खतरा। यहाँ, यहाँ और यहाँ। इसलिए नए डेटॉल वाइप्स की सुरक्षा यहाँ, यहाँ और यहाँ प्रोटेक्ट्स फ्रॉम 99.9% जर्म्स। नया डेटॉल वाइप्स, जरूरत जहाँ सुरक्षा वहाँ। उफ, ये सर दर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। आपकी प्रॉपर्टी में एक बार फिर स्वागत है आपका। और डॉक्टर के खंडेलवाल हरियाणा रेरा के गुरुग्राम के चेयरमैन हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। हम कोशिश यही होती है कि रेरा आपके हितों को किस तरह से ध्यान में रखती है और किस तरह से उनकी रक्षा करती है, इस कार्यक्रम के जरिए वही कोशिश करते हैं हम। आज सर बात यही है कि बड़ी मुश्किल से अलोटी को मकान मिलता है, अपना आशियाना मिलता है, छत मिलती है, उसके बाद भी जो उसके एक्सप्लॉयटेशन का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है। मेंटेनेंस चार्जेस के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो उसे समझ में ही नहीं आता कि देने कि नहीं देने, फिर भी ठगी चलती रहती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि मेंटेनेंस चार्जेस हैं क्या। एक आदमी जब या तो प्लॉट ले किसी कॉलोनी में या कोई यूनिट या अपार्टमेंट लेता है किसी ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में, तो 2 चीजें हैं, अपना खुद का प्लॉट, अपनी उसकी खुद की यूनिट यानी अपार्टमेंट जो लिया है वो, या जो प्लॉट लिया है इसने वो, और दूसरा है कि उस कॉलोनी में, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी हो या वो प्लॉटेड कॉलोनी हो, कॉमन एरियाज। तो कॉमन एरियाज जो प्लॉटेड कॉलोनी है, बड़ी कॉलोनीज हैं, कई बार उन कॉमन एरियाज की मेंटेनेंस फाइनली चली जाती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, या डिपेंड करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको डेजिग्नेट करती है। मेंटेनेंस चार्ज जो है, मेंटेनेंस चार्ज उसकी यूनिट के लिए नहीं है, ना उसके प्लॉट या उसके मकान के लिए। मेंटेनेंस चार्ज है कॉमन एरियाज के लिए। और मेंटेनेंस चार्ज के 2 कंपोनेंट हैं। बेसिकली मेंटेनेंस चार्ज है टू मेंटेन इसेंशियल सर्विसेज, और इसेंशियल सर्विसेज में क्या हो सकता है मेंटेनेंस चार्ज में? इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ड्रेनेज, apart from that street lighting, then cleaning or sweeping of common areas, maintenance of the plantation. अब क्वेश्चन आता है कि essential services में क्या आएगा? तो that has to be categorically provided by the promoter in the builder buyer agreement. तो जो एक्ट है आज, जो हमारा कानून है रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट, इस एक्ट के तहत जो सेक्शन 11(4)D है, 11(4)D ये कहता है कि जो प्रमोटर है
he will maintain essential services at reasonable charges. दो चीज हुई, it is his responsibility to maintain essential services. Essential services maintain करने की जिम्मेदारी है उसकी, और वो किस पर? रीजनेबल चार्जेस पर। और कब तक है वो? जब तक कि वो हैंड ओवर ना हो जाए सर्विस जो है वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, या जिस इस एक्ट में क्या गया, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स को, या एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को। अब क्वेश्चन आता है कि एसेंशियल सर्विसेज क्या है? वाटर सप्लाई आएगी, तो वाटर सप्लाई में दो चीजें, एक तो वाटर सप्लाई जो है वो मेंटेन रहे, लेकिन जो कंजम्पशन चार्ज है वो सेपरेटली देने होंगे। सो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस चार्जेस। जो कंजम्पशन चार्जेस हैं, चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, और चाहे फॉर दैट मैटर कि वो सीवरेज का जो चार्जेस करने का तरीका हो, वाटर सप्लाई पर नॉर्मली बेस्ड होता है कि जितनी वाटर सप्लाई होती है उसके एक परसेंटेज सीवरेज सर्विसेज के लिए चार्ज कर ली जाती है। तो एक्चुअल कंजम्पशन इज वन पार्ट दैट हैज टू बी पेड बाय द अलॉटेड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेन करने वाली बात है, जैसे स्ट्रीट लाइट की बात आई, एसेंशियल सर्विसेज में अंदर की रोड्स भी हैं। अब अंदर की रोड्स में चूंकि पार्क प्रोवाइड की सर्विसेज तो सारी वही हैं जो सर्विसेज एज पर द अप्रूव्ड प्लान, जो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने प्लान अप्रूव किया। कितने रिश्ते जुड़े हैं इस एक दिल से, हर पल इसी आवाज से ही तो धड़कता है। फिर क्यों न रखा जाए इस दिल का ख्याल। एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। जब बात दिल की होगी तो ख्याल रखने वालों में ये नाम सबसे पहले आएगा। है यहाँ वो हर सुविधा जो कोशिश करती है आपके दिल का ख्याल रखने की। एसएसपी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, केयर विद कंपैशन। उफ, ये सरदर्द। डिस्प्रिन 1 मिनट में घुलकर काम शुरू कर देती है। डिस्प्रिन, दर्द का अंत तुरंत। जब दोस्त इंजीनियरिंग और मेडिकल की लाइन में लग रहे थे तो मैंने फैशन डिजाइनिंग की राह पकड़ ली। फैमिली ने कहा, दर्जी बनोगे क्या? अब दर्जी ही सही, बनूंगा अपनी मर्जी से। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे। क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। लड़की होने का मतलब ये नहीं कि बंदिशों से दोस्ती कर लो। कामयाबी हौसला देखती है, जेंडर नहीं। इसलिए लाइफ तुम्हारी, रूल्स भी तुम्हारे। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हम चाय बनाते ही नहीं, गिराते भी हैं और फ्रिज को खाना खिलाते भी हैं। तभी तो यहाँ सिर्फ दाग नहीं, जर्म्स भी हैं। इसीलिए नया कॉलिन, जो शाइन करने के साथ साथ 99.9% जर्म्स भी हटाए। कॉलिन, शाइन भरपूर, जर्म्स कर। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा।
20 साल तक के लिए तैयार हुआ फरीदाबाद के विकास का रोड मैप। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई एफएमडीए की बैठक, कई इलाकों का किया औचक निरीक्षण। सीएम बोले, फरीदाबाद से मेरा खास लगाव, किसी भी कीमत पर शहर को पीछे नहीं रहने देंगे। मंडियों में फिर सुचारू रूप से शुरू हुई गेहूं की खरीद। आढ़ती और सरकार के बीच बनी सहमति। आढ़ती एसोसिएशन ने कहा, अधिकतर मांगों को सरकार ने माना, किसानों ने ली राहत की सांस। मेवात में हिरासत में लिए गए केएमपी पर प्रदर्शन करने वाले किसान टोल प्लाजा को बाधित करने की कर रहे थे कोशिश। 24 घंटे के लिए केएमपी और केजीपी पर लगाया गया है जाम। पलवल में नहीं दिख रहा असर। गुरुग्राम में जारा बिल्डर की दबंगई से अपार्टमेंट के लोग परेशान। लोगों की आवाज उठाने पर बिल्डर के गुंडों ने इंडिया न्यूज हरियाणा के रिपोर्टर पर किया हमला। कैमरा तोड़ने की भी कोशिश। 1 साल में खंडर हो गई इमारत। रजिस्ट्री के लिए चक्कर काट रहे लोग। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,45,000 से ज्यादा बीमार। 794 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 10 लाख के पार। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी संक्रमित। दिल्ली में स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। हरियाणा के 10 जिलों में 100 से ज्यादा नए मामले। पानीपत डिपो की बसों को उत्तराखंड में नहीं मिल रही एंट्री। कुंभ के लिए हरिद्वार जा रहे श्रद्धालु वापस लौटे। उत्तराखंड सरकार ने बिना कोरोना रिपोर्ट एंट्री पर लगाई रोक।